जनजाति भारतीय समाज की वो महत्वपूर्ण संस्था जिसने भारतीय समाज की नींव रखी, भारतीय संस्कृति की विभिन्नताओं को जन्म दिया। सामाजिक संस्थाओं के पार्ट 2 में आज उसी जनजाति के एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ लर्निंग और आप पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम जनजाति के बारे में और जनजातीय समुदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे, जनजातीय समुदाय के बारे में जानेंगे, जनजाति की विशेषताएं जानेंगे, जनजातीयपन के मतलब जनजाति का सदस्य होने के क्या सूचक हैं वो जानेंगे, जनजातीय समाज के विशिष्ट लक्षण जानेंगे, जनजातीय समाजों में वर्गीकरण किस तरह से किया गया है वो जानेंगे, मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति क्या रवैया है। मुख्य धारा के मतलब जिन समुदायों को हम भारतीय समाज के स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं या मेन समुदाय मानते हैं जिन्हें हम भारतीय समाज का, उनका जनजातियों के प्रति क्या रवैया है वो जानेंगे। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, बनाम का मतलब वर्सेस, तो राष्ट्रीय विकास वर्सेस जनजातीय विकास देखेंगे। समकालीन जनजातीय पहचान देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जनजातीय समुदाय। भारतीय समाज की संस्थाओं का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए भारत के जनजातीय समुदाय का अध्ययन करना अनिवार्य है। ठीक है, भारतीय समाज की संस्थाएं पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं भारतीय समाज में। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जाति और जनजाति, सबसे लंबे टॉपिक्स ये दिए गए हैं। परिवार और नातेदारी के बारे में हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मेन टॉपिक जो फोकस करने के लिए वो है जाति और जनजाति। जाति के बारे में भी हम थोड़ा बहुत इंट्रो ले चुके हैं पिछली क्लास में, बट जनजाति जो है वो बहुत न्यू सा टॉपिक है हमारे लिए। इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा है और ना ही समझा है। ठीक है, तो जनजातीय समुदाय क्या है। भारतीय समाज की संस्थाओं का पूरा अध्ययन करने के लिए, उन्हें अच्छे से समझने के लिए भारत के जनजातीय समुदाय को पढ़ना आवश्यक है। भारतीय समाज एवं जनसंख्या का एक बड़ा भाग जनजातीय समुदाय है। ठीक है, जनजातीय समुदाय की संकल्पना उन समुदायों के लिए इस्तेमाल होती है जो हमारे इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं या सबसे पहले के रहने वाले हैं। मतलब वो समुदाय, भारत के वो समुदाय जो सबसे पहले से भारत में रहते आ रहे हैं, भारत के मूल निवासी हैं। ठीक है, मतलब हम आदिवासी भी इन्हें कहते हैं। ये आदिकाल से रह रहे हैं भारत में, काफ़ी समय से रह रहे हैं। ठीक है, और इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं, तो इन्हीं को हम जनजातीय समुदाय कहते हैं। ठीक है, भारत में जनजातीय समुदायों की काफ़ी अधिक संख्या है तथा विभिन्न जनजातियाँ देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। देश के अलग अलग भाग में अलग अलग जनजातियाँ बसती हैं। ठीक है, और काफ़ी संख्या में जनजातियाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 8.6% भाग जो है, 8.6% भाग जनजातीय समुदाय का है। ठीक है, तथा इनकी कुल संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। मतलब 10 करोड़ से भी ज़्यादा जनजातीय लोग रहते हैं, जनजातीय समुदाय रहते हैं भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। तो क्या है जनजाति वो जानेंगे। जनजाति का अर्थ सामान्यतया ऐसे लोगों से है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जनजाति किन के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। ठीक है, एक निश्चित एरिया में निवास करते हैं, जैसे कि जंगल है, ठीक है, या पहाड़ है, पठारी क्षेत्र है, किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं और विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब औद्योगिक समाज से, ग्रामीण समाज से दूर ऐसी जगहों पर निवास करते हैं। ठीक है, और विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जैसे आज के टाइम में गाँव भी काफ़ी विकसित है ना, पर जनजाति विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है अभी भी। ठीक है, इनका निवास स्थान सामान्यतया पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होते हैं। पहाड़ों पर या फिर पठारी क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। इनके अपने ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों से काफ़ी सीमा तक भिन्न होते हैं। मतलब बहुत हद तक डिफरेंट होते हैं। इन लोगों के रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, इंपीरियल गजेटियर में जनजाति को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया है। जनजाति परिवारों का वह संकलन है जिसका एक अपना सामान्य नाम होता है और जो सामान्य भाषा बोलता है, मतलब एक जैसी भाषा बोलते हैं। ऐसे परिवार होते हैं जिनका एक अलग नाम होता है। ठीक है, एक जैसी भाषा बोलते हैं, जो सामान्य प्रदेश में रहते हैं, मतलब एक ही प्रदेश में रहते हैं सारे परिवार, और सामान्यतया अंतःविवाही होता है। मतलब इन परिवारों में अंतःविवाह होते हैं, बाह्य विवाह नहीं होते हैं। ठीक है, भले ही आरंभ में ऐसा ना करता हो, शुरू में ऐसा ना करता हो, बट वहाँ पर अब यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। ये जनजाति की दो परिभाषाएं हमने देखी और उसका अर्थ जाना। आगे देखते हैं जनजाति की विशेषताएं क्या होती हैं। डीएन मजूमदार ने भारत में अनेक जनजातियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया है। मजूमदार की परिभाषा के आधार पर जनजातियों की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशिष्ट नाम। हर जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है और वह उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे संथाल, गारो, थारू, खासी। ठीक है, ये सब जनजातियों के नाम है। खासी ट्राइब का नाम तुमने कई बार अपनी भूगोल की, ज्योग्राफी की बुक में सुना भी है। ठीक है, फिर क्या है, परिवारों का समूह होता है जनजाति। ठीक है, इसमें बहुत सारे परिवार होते हैं जो एक ही गोत्र के होते हैं, ठीक है, ऐसे कई सारे परिवार एक जनजाति में शामिल होते हैं। फिर क्या है, निश्चित भू क्षेत्र होता है जनजातियों का। कोई भी जनजाति एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और वो भू क्षेत्र उनका अपना होता है। ठीक, और उन्हें उस क्षेत्र से बहुत लगाव होता है। ठीक है, कई जातियाँ ऐसी होती हैं जो एक निश्चित भू क्षेत्र पर निवास नहीं करती, मतलब घुमंतु होती हैं। ठीक है, यहाँ से वहाँ वो लोग घूमते हैं और चरवाहे भी होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इनकी एक समान भाषा होती है। सभी जनजाति जो होती हैं उनकी एक अपनी स्पेशल भाषा होती है और वो उसी भाषा का यूज़ करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, परंपरागत निषेध होते हैं।
हर जनजाति का अपने परंपरागत निषेध होते हैं, ठीक है। वो लोगों में अपने अपने रूल्स होते हैं जिनके अनुसार वो कार्य करते हैं। जैसे विवाह में निषेध होते हैं, व्यवसायों में निषेध होते हैं, ठीक है। तो इनके परंपरागत निषेध होते हैं। परंपरागत लेन देन और पारस्परिक दायित्वों के बंधन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जनजाति के सदस्य एक दूसरे के साथ परंपरागत आधार पर लेन देन और पारस्परिक दायित्वों के बंधनों में बंधे होते हैं। आगे देखते हैं जनजातीयपन के सूचक क्या होते हैं। वे भारत भूमि के सबसे पुराने निवासी हैं, इसलिए वे विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। वे घने जंगलों और पहाड़ों में अपेक्षाकृत पृथक जीवन बिताते हैं, मतलब समाज से दूर रहते हैं। भारतीय समाज, मुख्य धारा का जो समाज है उससे दूर रहते हैं, ठीक है। पहाड़ों और जंगलों में ज़्यादातर वो अपना जीवन अलग से बिताते हैं। कुछ जनजातियाँ बाकी जनसंख्या में सम्मिलित हो गई हैं, पर कुछ अभी भी पृथक ही रहती हैं, ठीक है। 5 या 6 पीढ़ियों से पहले का इतिहास उन्हें पौराणिक गाथाओं के रूप में ही याद है। मतलब जनजातियों जो लोग हैं वो 5-6 पीढ़ी का जो इतिहास है उनके पास उसके प्रूफ्स हैं, बट उससे पहले का जो इतिहास है वो उन्हें पौराणिक गाथाओं के रूप में याद है, ठीक है। उनके प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास का स्तर निम्न है, मतलब उनका प्रौद्योगिक विकास भी नहीं हुआ है, मतलब वो औद्योगिकरण से दूर है, और आर्थिक विकास भी उनका कम हुआ है, ठीक है। अपनी सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण या कहें तो उनकी भाषा, संस्थाओं, विश्वास और प्रथाओं के कारण वो बाकी सब समाजों से अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जनजातीय समाज के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। अलग अलग जनजातीय समुदायों द्वारा निर्मित होता है। पूरा जनजातीय समाज जो होता है वो अलग अलग जनजातीय समुदायों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। अलग अलग समुदाय होते हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ होता है। फिर क्या है, ये सरल सामाजिक संगठन होता है। वो कैसे, जनजातीय सामाजिक संगठन कुछ ऐसे होते हैं, कोई अंतर्विवाही होते हैं, कोई बहिर्विवाही होते हैं, कुछ सीमित विवाही होते हैं, मतलब अलग अलग इन समूहों में विभाजित होता है इनका समाज, ठीक है। और सरल होता है, ज़्यादा जटिल संगठन नहीं होता है इनका, ठीक है। फिर क्या है, संयुक्त परिवार प्रणाली देखी जाती है। जनजातीय समाज में अधिकतर संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं जो पितृसत्तात्मक होते हैं, ठीक है। पितृस्थानीय होते हैं, पितृवंशीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो जैसे जाति होती है नॉर्मली, है ना, जाति होती है या भारतीय हमारा समाज होता है, ठीक है, पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय। इसी तरीके का जनजाति भी होती हैं, ये भी पितृसत्तात्मक होती हैं, मातृसत्तात्मक होती हैं। इन सब के बारे में जानते हैं क्या शब्द है ये, ठीक है। पितृसत्तात्मक वो होते हैं जहाँ पर पिता का या फिर परिवार में रहने वाले पुरुष का वो सारे निर्णय लेता है, उसका राज चलता है। और मातृसत्तात्मक में क्या होता है, जो माता होती हैं परिवार में या सबसे प्रमुख औरत होती है उसका राज चलता है। फिर आता है विवाह संबंधी अनुपम प्रथाएं और मान्यताएं। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं इनमें विवाह संबंधी अलग अलग प्रथाएं और मान्यताएं देखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर विवाह करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे परीक्षा द्वारा विवाह, ठीक है, और सेवा द्वारा विवाह, वधु मूल्य द्वारा विवाह, और कहीं पर किडनैप करके हरण वाला विवाह, मतलब अलग अलग तरीके के विवाह का प्रचलन होता है यहाँ पर। पलायन द्वारा विवाह, विनिमय विवाह, माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह, अलग अलग तरह के होते हैं। और बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह भी होते हैं इनमें, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या आता है, युवा ग्रहों का प्रचलन। यहाँ पर युवा ग्रहों का प्रचलन देखा जाता है। क्या है ये युवा ग्रह, ये ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर किशोर किशोरी रहते हैं जनजातीय समाज के, और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो शिक्षा उन्हें प्राप्त करनी होती है वो वहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें वो अपना सामूहिक गान, नृत्य, कहानियों के माध्यम से अपने भावी जीवन की तैयारी करते हैं, ठीक है। और यही संस्कृति नई पीढ़ियों को देते हैं, ठीक है। सभी जनजातियों में यह संस्था नहीं पाई जाती है, कुछ जनजातियों में ही होती है। युवा ग्रह का जो प्रचलन होता है वो कुछ जनजातियों में ही होता है, ठीक है। फिर क्या है, धर्म प्रधान समाज होता है। जनजातीय समाज धार्मिक प्रवृत्ति का देखा जाता है, ठीक है। इसमें धार्मिक विश्वास देखे जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा देखी जाती है, टोना टोट का देखा जाता है, ठीक है। इनके सबके अलग अलग अपने धार्मिक संस्कार होते हैं, ठीक है। और कुछ जनजातियों में टोटमवाद भी प्रचलित है, ठीक है। इसी प्रकार अनेक धार्मिक निषेध उनमें देखे जाते हैं। विभिन्न स्तरों वाली अर्थव्यवस्था होती है इसमें। किस तरीके से, आर्थिक विकास की दृष्टि से जनजातीय समाज में विभिन्न स्तरों या अवस्थाओं वाली अर्थव्यवस्था देखी जाती है। मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह से अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। जैसे कुछ जनजातीय समाज जो हैं वो आर्थिक दृष्टि से पशुपालन पर निर्भर होते हैं, है ना, पशुपालन करते हैं, चरवाहे होते हैं। और कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जो शिकार करती हैं, ठीक है, वनों में रहती हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीके से चलती है, ठीक है। कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जिनका कट कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जो स्थायी खेती करती हैं, है ना। कुछ ऐसी होती हैं जो झूम खेती करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो औद्योगिकरण के प्रभाव में आ गई हैं, है ना, कारखानों में मजदूर के रूप में लगी हुई हैं। तो अलग अलग तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था चलती है सभी जनजातीय समाज की पूरी, ठीक है। फिर क्या है, परंपरागत राजनीतिक संगठन देखा जाता है। यहाँ पर पंचायत जाता है, वंशानुगत मुखिया देखा जाता है जनजातियों में, है ना। सरदार होते हैं जनजातियों के, ये भी तो हमने भी कुछ टेल्स में, स्टोरीज में देखा है। फिर कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर मुखियाओं को सलाह देने के लिए परिवार के बुजुर्गों की एक समिति होती है, मतलब पंचायत जैसा, है ना। अधिकांश जनजातियों में अपने जनजाति पंचायत होती है। अलग अलग जनजातियों में अपनी उनकी खुद की एक पंचायत होती है ना, जो सदस्यों पर नियंत्रण रखती है, एकता बनाए रखने का काम करती है, ठीक है। फिर क्या है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण देखा जाता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, कानून, है ना, पुलिस प्रशासन। पर यहाँ पर अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण देखा जाता है। जनजाति के लोग जनजाति की पंचायत
सुनिश्चित करती है कि जनजाति का कोई भी सदस्य परंपराओं प्रथाओं का उल्लंघन ना करे। ठीक है, ये जो नियंत्रण होता है ये कानून से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, कोई ना तोड़ने की हिम्मत नहीं करता जल्दी से। तो इनके लिए क्योंकि कठोर दंड निर्धारित किया जाता है पहले से। फिर क्या है, जनजातीय समाज रूढ़िवादी प्रकृति का होता है। कैसे? जनजातीय समाज में ज़्यादातर रूढ़िवादी प्रकृति देखी जाती है। एक तो परंपराओं एवं विश्वासों का बोलबाला होता है, और दूसरा किसी भी प्रकार के नए परिवर्तनों को जल्दी से यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता। अनेक विद्वान तो जनजातीय समाज को एक प्रकार के स्थिर समाज मानते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाने जनजातीय समाज के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जनजातीय समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं। अंग्रेजी शासनकाल एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातीय समाज का ग्रामीण और नगरीय समाज से संपर्क बढ़ा है। ठीक है, पहले जनजातीय समाज बिल्कुल अलग अलग रहते थे। ठीक है, बट जब से अंग्रेजी शासन हुआ है, औपनिवेशिक काल चला है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जनजातीय समाज हैं वो ग्रामीण और नगरीय समाज के संपर्क में आए हैं। ठीक है, इनमें भी परस्पर संपर्क के परिणाम स्वरूप अपनी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में चेतना विकसित हुई है। तो जैसे जनजातीय समाज बाकी समाज से मिश्रित हुआ है, इन्होंने भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना शुरू करा, अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में भी इनमें सोच समझ आई है। फिर जनजातीय समाज और संस्कृति में अनेक प्रकार की समस्याएं भी विकसित होने लगी हैं। बाकी समाज के संपर्क में आने से इनमें बहुत प्रॉब्लम्स भी डेवलप होने लगी हैं। कैसे? भारत का प्रमुख संस्कृति के साथ जनजातीय समाज के संपर्क एवं सामंजस्य का कोई सर्वमान्य स्तर नहीं है। मतलब भारत की प्रमुख संस्कृति में जनजातीय समाज के ज़्यादातर लक्षणों को नहीं देखा जाता। मतलब जनजातीय समाज का सामंजस्य स्थापित नहीं है इनसे अभी भी। कुछ जनजातियाँ अभी मुख्य सांस्कृतिक धारा से, मतलब जो भारत की मुख्य धारा है उससे अभी भी दूर हैं जनजातियाँ, और कुछ जनजातियाँ परिसंस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, मतलब संस्कृतिकरण हो रहा है उनका। ठीक है, कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो मुख्य सांस्कृतिक धारा के साथ पूर्ण आत्मसात कर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में एक प्रथम जाति के रूप में स्थापित हो गई। मतलब कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो पूरी सांस्कृतिक धारा में मिल गई हैं भारत की, और अलग से एक जाति के रूप में स्थापित हो गई हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात जनजातियों का भारत के मुख्य सांस्कृतिक धारा से संपर्क बहुत तीव्रता से बढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं जनजातीय समाजों में वर्गीकरण कैसा है, किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है जनजातीय समाजों में। जनजातीय समाजों में सबसे पहला वर्गीकरण किया गया है प्रजातीय आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, मतलब कितने तरह के जनजातीय समाज हैं उनका डिवीजन अलग अलग तरीके से हुआ है। पहले तो प्रजातीय आधार पर हुआ है, फिर भाषा के आधार पर हुआ है, फिर सांस्कृतिक विविधता के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। प्रजाति मानव के उस समूह को प्रकट करती है जिनमें शारीरिक व मानसिक लक्षण समान होते हैं तथा यह लक्षण उन्हें पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रजाति क्या होता है? मानव का वो समूह होता है जिनके शारीरिक और मानसिक, मतलब शरीर और दिमाग के लक्षण एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये सारे लोग शरीर और दिमाग से एक जैसे होते हैं। प्रजाति में जो मानव रहते हैं वो सब एक से होते हैं। ठीक है, यह लक्षण उन्हें पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं, मतलब अपने पूर्वजों से या अपने पिता से उन्हें प्राप्त होते हैं ये लक्षण। ठीक है, शरीर के रंग तथा खोपड़ी और नासिका की बनावट व अन्य अंगों की बनावट के आधार पर विभिन्न प्रजातीय समूहों को देखते ही पहचाना जा सकता है। मतलब प्रजातियों का पता लगाया जा सकता है उनके शरीर के रंग के हिसाब से, खोपड़ी और नासिका की बनावट के हिसाब से। ठीक है, उन्हें पहचाना जा सकता है। हॉवेल के अनुसार प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। रेमंड फेर्थ के अनुसार प्रजाति व्यक्तियों का वो समूह है जिसके कुछ वंशानुक्रमण द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, क्या होता है, व्यक्ति की प्रजाति अलग होती है उसकी बनावट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे उसका रंग होता है, जैसे उसकी खोपड़ी और नाक की बनावट होती है, उसी के हिसाब से उसे एक अलग प्रजाति में देखा जाता है। ठीक है, अलग प्रजातीय समूह में देखा जाता है। तो प्रजाति के आधार पर कैसे वर्गीकरण होता है जनजातीय समाजों में, हमने ये देखा। ठीक है, अब हम जनजातीय समाज का भाषाई आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। भारत में पाई जाने वाली भाषाई विविधता को सामने रखते हुए जनजातियों के भाषाई वितरण को भी समझने का प्रयास किया गया है। मतलब भारत की जो जनजातियाँ हैं, जैसे हमें पता है कि भारत में इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और जनजातियों में तो और भी डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर किस तरह के समुदाय देखे जा सकते हैं, किस तरह की जनजातियों में वर्गीकरण देखा जा सकता है भाषा के आधार पर, अब हम वो जानेंगे। तो जनजातीय लोग बाहरी संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष की अनेक प्रादेशिक भाषाओं, मतलब प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं से भी परिचित होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जनजातीय लोग बाहरी संपर्क में आ रहे हैं, भारत के बाकी समाज के संपर्क में आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, भारतवर्ष की बाकी भाषाओं से भी वो लोग परिचित हो रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बंगाल में संथाल और मुंडा बांग्ला और हिंदी समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं।
बंगाल की जो संथाल और मुंडा जनजाति है वो बांग्ला भाषा, बंगाल की भाषा और हिंदी बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के लोग अपनी मूल भाषा को करीब करीब भूल गए हैं तथा पहाड़ी और हिंदी बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं द्रविड़ भाषाई परिवार, मतलब भाषा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें एक तो द्रविड़ भाषाई परिवार है। यह भाषाई समूह मध्यवर्ती तथा दक्षिण भारत में फैला हुआ है। भाषा की दृष्टि से गोंड, कंध, उरांव, माल्टो और टोडा जनजाति इस परिवार से संबंधित है। तो ये कहाँ पे? मध्यवर्ती और दक्षिण भारत में है ये द्रविड़ भाषाई समूह। तो इस भाषा के आधार पर कौन कौन सी जातियाँ हैं? गोंड, कंध, उरांव, माल्टो और टोडा, ये जनजातियाँ वो हैं जो द्रविड़ भाषा बोलती हैं, द्रविड़ भाषाएं हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? मध्यवर्ती और दक्षिण भारत में, ठीक है। मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में गोंडी भाषा बोली जाती है, ठीक है। मेलर, पोलिया, साओरा, कोआपनियन इत्यादि भाषाएं भी इसी परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं, ठीक है। फिर आता है ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषाई परिवार भी इन्हें बोला जाता है। तो मध्य और पूर्वी भारत की कोल तथा मुंडा भाषाएं, मध्य और पूर्व भारत की कोल तथा मुंडा भाषाएं, असम में खासी और निकोबार द्वीप की निकोबारी भाषा इस भाषाई समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। मतलब निकोबार आइलैंड की निकोबारी भाषा, ठीक है, खासी ट्राइब की लैंग्वेज और कोल और मुंडा भाषाएं, ये सब ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं हैं, ठीक है। इन्हें इस फैमिली में रखा जा सकता है, ठीक है। जनजातियों की बोली भी इसी भाषाई समूह से संबद्ध मानी जाती है। कौन सी जनजातियों की बोली? संथाली, कोरकू और सावरा गदबा, ये वो जनजातियां हैं जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलती हैं, ठीक है। थर्ड आता है तिब्बती चीनी भाषाई परिवार। तो ये कहाँ ज़्यादा देखे जाते हैं? हिमालय की तलहटी और असम के अधिकांश भागों में, ठीक है। ये जनजातियाँ तिब्बती चीनी और तिब्बती बर्मी भाषाएं बोलती हैं, ठीक है। हिमालय के क्षेत्रों नेपाल, दार्जिलिंग में तिब्बती बर्मी भाषा का प्रचलन है, ठीक है। फिर आता है इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। तो इस फैमिली में कौन कौन सी जनजातियां हैं? इसमें आते हैं हजोंग और झेलू नाम की दो जनजातियां, ठीक है। ये इंडो यूरोपीय लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने जाना भाषाई आधार पर कितनी तरह की जनजातियां देखी जाती हैं, भाषाई आधार पर जनजातीय समाज को कैसे बांटा जा सकता है। तो आगे देखते हैं जनजातियों का सांस्कृतिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो सांस्कृतिक विविधता में अलग अलग तरह के आधार हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है समाज का। सबसे पहले तो जनसंख्या में विविधता होती है, ठीक है। जनसंख्या में विविधता कैसे होती है? कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जो जनसंख्या के आकार में बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जिनके छोटे छोटे समूह होते हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या कम होती है। तो जो बड़ी होती हैं उनके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं गोंड, मुंडा, भील, संथाल, ये ऐसी जनजातियाँ हैं जो बहुत बड़ी जनसंख्या में पाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जैसे ओंग, टोटो, ये ऐसी जनजातियाँ हैं इनकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। इन जनजातियों के लुप्त होने का खतरा भी बना रहता है। फिर आता है संगठन में विविधता। कैसे होती है संगठन के आधार पर जातियाँ अलग? सामाजिक संगठन की दृष्टि से भी कुछ जनजातियाँ जटिल सामाजिक संगठन रखती हैं और कुछ उपविभागों और वंशों में विभाजित होती हैं। कुछ का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर कुछ का स्ट्रक्चर होता है बहुत सीधा साधा सा, जिनका क्या होता है वो उपविभागों में और वंशों में विभाजित होती है। जैसे जाति होती है ना उपजातियों में विभाजित, ऐसी जनजाति भी वंशों में विभाजित होती है और उपविभागों में विभाजित होती है, ठीक है। इसके विपरीत कुछ जनजातियों का जो सामाजिक संगठन होता है बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब आता है पारिवारिक विविधता। तो पारिवारिक स्वरूप की दृष्टि से भी जनजातियों में विभिन्नता है। कैसे है? अधिकांश जनजातियाँ पितृसत्तात्मक होती हैं, पितृस्थानीय होती हैं और पितृवंशीय होती हैं। पर कुछ जनजातियाँ ऐसी भी होती हैं जो मातृसत्तात्मक होती हैं, मातृस्थानीय होती हैं और मातृवंशीय होती हैं, जैसा कि अभी हमने पहले जाना था, जैसे कुकी और गारो, ये इनके एग्जाम्पल है मातृवंशीय जनजातियों के, ठीक है। जनजातियों में वैवाहिक विविधता के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कुछ जनजातियों के विवाह संस्कार जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर होते हैं, माता पिता विवाह तय करते हैं, ठीक है। बट कुछ जनजातियों में अलग अलग तरीके से विवाह का प्रचलन होता है, मतलब अलग अलग तरीके से जीवन साथी चुने जाते हैं, ठीक है। जैसे परीक्षा द्वारा विवाह होता है, परीक्षा लेकर फिर जीवन साथी को चुनाव होता है ना। परिवीक्षण द्वारा विवाह होता है, सेवा द्वारा विवाह होता है, फिर वधु मूल्य द्वारा विवाह होता है, हरण द्वारा मतलब किडनैप करके विवाह होता है, बलपूर्वक प्रवेश द्वारा विवाह होता है, विनिमय विवाह होता है, पलायन द्वारा विवाह होता है और माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह भी होता है, ठीक है। इतना ही नहीं, उनमें बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह भी होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम जान चुके हैं पहले। तो बहुपति विवाह की प्रथा कहाँ पर देखी गई है? जौनसार बावर की खस जनजाति और नीलगिरी पहाड़ी की टोडा जनजाति में ये देखी गई है प्रथा, ठीक है। फिर आता है युवा गृह की दृष्टि से विविधता, ठीक है। कुछ जनजातियों में होती है ये व्यवस्था युवा गृह की, कुछ में नहीं होती, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और नागालैंड की जनजातियों में ये देखी जाती है। फिर आता है धार्मिक विविधता। धर्म के आधार पर कैसे विविधता देखी जाती है इनमें? धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं एवं जादू टोनों की दृष्टि से भी प्रत्येक जनजाति का अपना अलग अलग धार्मिक संस्कार होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी वर्गीकरण देखा जा सकता है जनजातियों में, जनजातीय समाज में, ठीक है। फिर आती है आर्थिक विविधता। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी जनजातियों में विविधता
के दर्शन होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ जनजातियाँ आज भी वनों में खाद्य संग्रह और शिकार पर निर्भर है, तो कुछ पशुपालन करती हैं अभी भी। ठीक है, फिर आती है राजनीतिक विविधता। राजनीतिक विविधता कैसे? कुछ में सरदार देखे जाते हैं, ठीक है, वंशानुगत मुखिया देखे जाते हैं और सत्ता उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है, तो कुछ में पंचायत होती है। ठीक है, फिर आता है बाह्य संपर्क में विविधता। ये कैसे होती है? तो कुछ जनजातियों में क्या होता है, वो भारत की जो मुख्य धारा है, प्रमुख संस्कृति है, उसके साथ मिल गई हैं, पर कुछ अभी भी उससे दूर हैं। तो और कुछ परिसंस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, मतलब धीरे धीरे मुख्य धारा तक पहुंच रही हैं, उसे समझ रही हैं और उनमें शामिल होने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि सांस्कृतिक विविधता के आधार क्या हैं, कितने आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति रवैया, मतलब जो भारत की मुख्य संस्कृति जनजातियों के प्रति कैसा रवैया है। उपनिवेशवाद के प्रभाव से जनजातियों के जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हो गया था। इस काल में जनजातीय क्षेत्रों में सेठ साहूकारों की घुसपैठ हो गई थी, जो उन्हें पैसा उधार देने का कार्य किया करते थे। इस दौरान जनजातीय लोग बाहरी लोगों के हाथों में अपनी ज़मीन देने को मजबूर हो गए थे। क्यों हो गए थे? जब उपनिवेशवाद हुआ था तो उस समय पर अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे वनों पर और पहाड़ी पठारी क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था ना, तो जिसकी वजह से जनजातियों को अपनी ज़मीन उन्हें देनी पड़ी थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी हुए थे। सरकारी नीति के कारण वनों का आरक्षण होने लगा था। ठीक है, मतलब अंग्रेजी सरकार अपने कब्जे में करने लगी थी वनों को, तथा व्यापक स्तर पर खनन कार्य होने लगे, जैसे लकड़ी वकड़ी काटना और खुदाई वगैरह, ये सब कार्य होने लगे थे व्यापक स्तरों पर। तो ज़्यादातर ये जो जगहें थी खनन कार्य वाली, ये सब जनजातियों के अंडर में आती थी, बट सरकार ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जनजातीय समुदायों का वनों पर से अधिकार समाप्त होने लगा, मतलब उन बेचारों को उन्हीं की ज़मीन से हटाया गया। ठीक है, केवल औद्योगिक समाज बनाने के लिए उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनका घर छीन लिया गया। ठीक है, इस नीति के परिणाम स्वरूप 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अनेक जनजातीय विद्रोह भी हुए। इसके पश्चात औपनिवेशिक सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? कुछ क्षेत्र अपवर्जित क्षेत्र रखे और कुछ आंशिक अपवर्जित रखे, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर लोगों का जाना बिल्कुल ही मना था, वो क्षेत्र खासकर जनजातियों के लिए था। और कुछ क्षेत्र थे आंशिक अपवर्जित, मतलब यहाँ पर बाहर के लोग आ जा सकते थे, पर सीमित लोग आ जा सकते थे। ऐसा नहीं कि सभी जा रहे हैं, केवल जो काम से जाते थे वही लोग यहाँ पर जा सकते थे। ठीक है, उनके प्रवेश को विनियमित कर दिया गया, कम से कम कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार इन क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय राजाओं या मुखियाओं के माध्यम से चलाना चाहती थी। ठीक है, यथार्थ में देखा जाए तो जनजातीय समुदायों को उनकी ज़मीनों के अधिकार से वंचित कर दिया गया तथा विकास के नारे को बढ़ावा देकर उन्हीं के सामुदायिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया गया। ठीक है, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनकी आजीविका छीन ली गई। मतलब उन लोगों का क्या था, उनकी आजीविका तो पूरी तरह से वनों पर निर्भर थी, वहीं वो शिकार करते थे, वहीं वो वनस्पति का प्रयोग करते थे। पर उनसे जब वन ही छीन लिए गए, उन्हें वनों से निकाल दिया गया, तो उनकी तो आजीविका छिन गई पूरी। ठीक है, तो इसका औपनिवेशीकरण का, औपनिवेशिक काल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था जनजातियों पर। और ऐसा ही नहीं कि औपनिवेशिक काल में हुआ, औपनिवेशिक काल खत्म होने के बाद भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ऐसा ही चलता रहा। विकास के नाम पर उन लोगों से उनकी आजीविका ज़मीन छीनी जाने लगी। ठीक है, उन लोगों का विकास करने के नाम पर उन्हें थोड़े बहुत आरक्षण दिए गए, पर उनका बहुत कुछ छीन लिया गया। ठीक है, नागरिक शास्त्र की अपनी बुक में हमने देखा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता, इन सभी लोगों का एकीकरण नहीं किया जाता, तो फिर समाज की स्थापना ठीक तरीके से, कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव नहीं थी। पर वहाँ पर वो हमने राजनीति के नज़रिए से देखा था कि ये करना सही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सामाजिक तरीके से देखें तो जनजातियों के साथ बहुत गलत हुआ था। ठीक है, तो अब देखेंगे राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, राष्ट्रीय विकास वर्सेस जनजातीय विकास। राष्ट्रीय विकास कैसे हुआ और उसका जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा, जनजातियों का उसमें कितना विकास हुआ। तो राष्ट्रीय विकास की नीतियों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध बनाए गए, उद्योग स्थापित किए गए तथा विभिन्न प्रकार की खानों की खुदाई का व्यापक कार्य किया जाने लगा। ठीक है, बड़े बड़े बांध बनाए गए नदियों के और उद्योग भी स्थापित किए गए जनजातीय क्षेत्रों में। तो राष्ट्रीय विकास के कार्यों से बाहरी समाज तो लाभान्वित हुआ तथा जनजातीय समुदायों को भारी हानि हुई। ठीक है, जैसा कि हमने जाना कि राष्ट्रीय विकास जो हो रहा था, तो विकास की दृष्टि से, मतलब राजनीति की दृष्टि से अगर देखें तो ये राष्ट्र का विकास हो रहा था, ये राष्ट्र के लिए अच्छा था, पर इससे जनजातीय समुदायों को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, अधिकांश विकास योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में ही थी, इसलिए जनजातीय समुदायों को अपनी उपयोगी ज़मीन से वंचित होना पड़ा। बाहरी समाज एवं राज्य के हस्तक्षेप में जनजातीय क्षेत्रों के वनों पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, वनों की कटाई करने लगे ये लोग, तो जिनकी आजीविका वनों पर निर्भर करती है वो कहाँ जाएंगे, इससे भी उन्हें नुकसान हुआ, जनजातीय विकास रुका। ठीक है, वहाँ की ज़मीनों पर व्यक्तियों
को ज़मीन का निजी स्वामित्व या मालिकाना हक दिया जाने लगा और यह जनजातीय समुदायों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। मतलब है तो जनजातीय क्षेत्र पर वहाँ पर लोगों को निजी स्वामित्व दे दिया, मतलब ज़मीन खरीदने का, ज़मीन रखने का अधिकार दे दिया। विकास की प्रक्रिया के नाम पर घनी आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के बसने की दर बढ़ गई। जनजातीय क्षेत्रों में जो गैर जनजातीय लोग थे, दूसरे समुदायों के लोग थे, वो लोग जाकर बसने लगे। ठीक है, इससे जनजातीय समुदाय टूटने लगे और उनकी मूल संस्कृति भी बाहरी संस्कृति से प्रभावित हो गई। उनकी खुद की संस्कृति नष्ट होने लगी, खराब होने लगी। झारखंड एक जनजातीय क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर जनजातियाँ बहुत ज़्यादा थी। झारखंड में जनजातीय बहुल क्षेत्र था। वहाँ पर औद्योगिक संस्थान स्थापित होने से वहाँ की जनसंख्या में जनजातीय अनुपात घट गया। मतलब जहाँ पर जनजाति सबसे ज़्यादा थी उस जगह पर जनजातियों का अनुपात घट गया। मतलब बाकी जो गैर जनजातीय लोग थे वो वहाँ पर ज़्यादा हो गए और जनजातीय लोग कम हो गए। वहाँ की जनजातीय समुदायों को अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बना दिया गया और जो बाकी दूसरे समुदाय के लोग थे वो बहुसंख्यक हो गए। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास से जनजातीय विकास को बहुत हानि हुई है। अब आता है समकालीन जनजातीय पहचान। तो बाहरी समाज एवं राज्य की नीतियों ने जनजातीय समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। अब जनजातीय समुदाय की पारंपरिक पहचान लुप्त होती जा रही है और उसके स्थान पर वो पहचान विकसित हो रही है जो बाहरी समाज के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। ठीक है, मतलब उनकी वेशभूषा में भी बदलाव हो रहा है ना, और उनकी खुद की जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी, विविधताएं थी, वो समाप्त होती जा रही हैं। जनजातीय समुदायों द्वारा निरंतर संघर्ष के बाद अलग से झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन हुआ, परंतु इस प्रकार की सफलताओं का सकारात्मक प्रभाव पहले से चले आ रही समस्याओं के कारण प्रायः समाप्त ही हो गया। तो क्या हुआ, जो जनजातीय समुदायों का निरंतर संघर्ष चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, उसकी वजह से झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बने। ठीक है, जहाँ पर जनजातियों के लिए बनाए गए जो, पर इससे क्या हुआ, इसमें जो सफलताएं मिली उनका जो सकारात्मक प्रभाव था, मतलब जो सफलताएं थी वो बेकार हो गई। क्यों? जो पहले से चली आ रही थी समस्याएं, उनकी वजह से वो सकारात्मक प्रभाव भी, वो सफलताएं भी बेकार हो गई। ठीक है, नागालैंड मणिपुर के नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। वहाँ पर होने वाले विद्रोहों तथा विद्रोह को दबाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से इन क्षेत्रों की संस्कृति, सामाजिक जीवन तथा अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान सहना पड़ा है। तो समकालीन समय में जनजाति की पहचान ये रहे। तो आज की वीडियो के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। पार्ट 2 में जनजाति के बारे में हमें पढ़ना था, तो जनजाति के बारे में यहीं तक था। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिवार और नातेदारी के इंट्रोडक्शन के साथ, और थर्ड पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो, चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो देखना मत भूलना, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, अपने बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग पूरी सोशियोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने वाले हैं, उनको एनालाइज करने वाले हैं, उनके आंसर सॉल्व करने वाले हैं। मतलब अच्छे से सोशियोलॉजी को यहाँ पर हम पढ़ने समझने वाले हैं और एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स सब लोग लेके आने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।